हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट नर युग्म कोदभेद। कि नर युग्म कोदभेद क्या है। पराग नल का पोलन ट्यूब, पराग नल का एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण मेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नर युग्म कोदभेद कहलाता है। परागनल का एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, या फिर नर युग्म कोदभेद कहा जाता है। या फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अंकुरित परागकण ही नर युग्म कोदभेद कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नर युग्म कोदभेद है, मेल गैमेटोफाइट्स, इसकी जो प्रथम सेल है वह कौन है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि मेल गैमेटोफाइट्स की प्रथम सेल या फिर प्रथम कोशिका का नाम बताओ या नाम लिखें। तो प्रथम कोशिका क्या कहलाएगी इसकी? वह कहलाएगी लघु बीजाणु। क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नर युग्म कोदभेद का निर्माण कब होता है। जो लघु बीजाणु है ये अगुणित होती है, इसका गुणता स्तर क्या है? n। ठीक है। तो जब युग्मक जनन की प्रक्रिया चलती है, युग्मक जनन, तो अगुणित लघु बीजाणु से युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा ही मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। तो मेल गैमेटोफाइट्स की प्रथम कोशिका का नाम लिखो तो वह कौन है? अगुणित लघु बीजाणु, या फिर हम बोल सकते हैं परागकण। ठीक है। मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे परागकण पोलन ग्रेन्स। एक और बार देखते हैं कि परागनल का एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है? मेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है। मेल गैमेटोफाइट्स की प्रथम कोशिका का नाम अगुणित लघु बीजाणु होता है। अब नर युग्म कोदभेद का निर्माण कब होता है? अगुणित लघु बीजाणु से युग्मक जनन की जब प्रक्रिया होती है तब मेल गैमेटोफाइट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं परागकण पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, परागकण पोलन ग्रेन्स, परागकण। यदि हम परागकण की बात करें तो सबसे पहले यहां पर एक शाखा है पोलिनोलॉजी, 11th में पढ़ा है। वनस्पति विज्ञान की शाखा है पोलिनोलॉजी। कि पोलिनोलॉजी क्या है? विभिन्न जातियों के परागकणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पोलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या है? अलग अलग जातियों के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जातियों, ठीक है, विभिन्न जातियों के परागकणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पोलिनोलॉजी कहलाता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि परागकणों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो वह है पोलिनोलॉजी। ठीक है।
अब जो ये परागकण है या फिर हम अगुणित लघु बीजाणु बोल सकते हैं, यह मेल गैमेटोफाइट्स की प्रथम कोशिका कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जलकुंभी, वाटर हायसिंथ, इसे हम क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, बंगाल का आतंक। जो जलकुंभी के परागकण होते हैं, ठीक है, जलकुंभी के परागकण श्वसन संबंधी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि जलकुंभी के परागकण श्वसन संबंधी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब जो ये परागकण है इनसे पोलेन बैंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पोलेन बैंक। ठीक है, अब पोलेन बैंक क्या है कि परागकण है, परागकण पर किसका जमाव होता है, स्पोरोपोलेनिन। परागकण पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है या फिर स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। इसी कारण परागकणों को -1 से 96 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में परिरक्षित करके रखा जाता है। परागकणों में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है या फिर परागकणों पर स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है, जिस कारण परागकणों को -1 से 96 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में परिरक्षित करके रखा जाता है। इन्हीं से पोलेन बैंक का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो परागकण होते हैं इनमें पोषक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ। जब पोषक पदार्थ की उपस्थिति होती है तो इनका प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने वाले टैबलेट्स की भांति प्रयोग किया जाता है। कि जो परागकण होते हैं उनमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर पोषक पदार्थों की उपस्थिति होती है, इसी कारण इन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने वाले टैबलेट्स की भांति यूज में लिया जाता है। अब जो ये टैबलेट्स हैं इन्हें हम किनको दे सकते हैं, तो इन टैबलेट्सों को इधर देखते हैं, एक तो दौड़ लगाने वाले घोड़े, दौड़ लगाने वाले अश्व घोड़े, और एक कुपोषित व्यक्ति, जो व्यक्ति कमजोर है, कुपोषित है, ठीक है, उसको हम इन टैबलेट्सों को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो परागकण होते हैं ये मानव में ज्वर मतलब बुखार और अनेक पराग एलर्जी रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो परागकण फिर से देखते हैं। पॉलिनोलॉजी, विभिन्न जातियों के परागकणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पॉलिनोलॉजी कहलाता है। परागकण मेल गैमेटोफाइट्स की प्रथम कोशिका होती है या फिर परागकणों से मेल गैमेटोफाइट्स या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। जलकुंभी के जो परागकण होते हैं वो श्वसन संबंधी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब जो परागकण होते हैं उनसे पोलन बैंक का निर्माण होता है। कैसे होता है कि परागकण पर स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है, इसी कारण इनको -1 से 96 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में परिरक्षित करके रखा जाता है, जिससे पोलन बैंक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जो परागकण होते हैं उनमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, इसी कारण इनको ऊर्जा उत्पन्न करने वाले टैबलेट्स की भांति प्रयोग किया जाता है और इन टैबलेट्सों को दौड़ लगाने वाले घोड़े और कुपोषित व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अब जो परागकण होते हैं ये मानव में या मनुष्य में ज्वर और अनेक की पराग एलर्जी रोगों के लिए उत्तरदायी
होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। यदि हम परागकण की संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले जो परागकण होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय कॉमा एक केंद्रकीय, मतलब एक केंद्रक होता है, एक केंद्रकीय तथा गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। ठीक है, परागकण जो होते हैं वो एक कोशिकीय कॉमा एक केंद्रकीय व गोलाकार होते हैं। परागकणों में सुस्पष्ट केंद्रक व सघन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, परागकण में सुस्पष्ट केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चित्र देखेंगे इसका। जो परागकण होते हैं उनमें दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? दो। पहले इसका चित्र बनाएं। ये तो पहला आवरण हो गया, इसे हम बोलते हैं बाह्य भित्ति, एक्जाइन। क्या बोलेंगे? एक्जाइन। नंबर 1 बाह्य चोल या फिर बाह्य आवरण, और ये हो जाएगा इंटाइन। अंत आवरण या फिर अंतर्भित्ति बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगी यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली, और ये इसका हो जाएगा केंद्रक। ये केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, अब जो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है या बाह्य चोल होता है या फिर बाह्य आवरण होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो परागकण होते हैं, परागकण द्विस्तरीय आवरण वाले होते हैं। ठीक है, द्विस्तरीय आवरण मतलब दो आवरण पाए जाते हैं। पहला आवरण बाह्य आवरण होता है, एक्जाइन कहते हैं, बाह्य चोल। इस पर स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन। और जो अंत आवरण होता है यह सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टिन। ठीक है, जिसे हम पैक्टोसेल्यूलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, एक मिनट। देखो इधर जो इंटाइन है यह सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैक्टोसेल्यूलोज भी कहते हैं। ठीक है, परागकण में कितने आवरण पाए जाते हैं? दो आवरण। पहला एक्जाइन जिस पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, दूसरा इंटाइन जो सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है, जिसे हम पैक्टोसेल्यूलोज भी कहते हैं। अब बात यह है कि जो एक्जाइन है इस पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, लेकिन वह असतत रूप से होता है। कैसे? असतत, इनरेगुलर। रेगुलर नहीं, इनरेगुलर। ठीक है, इस तरह से
ये कौन हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। ठीक। लेकिन एक्जान जो बाह्य व्यक्ति है जिस पर जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, वह स्थान क्या कहलाता है? जनन छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन छिद्र कहलाता है, जर्म पोर। ठीक है, जैसे ये है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जनन छिद्र कह सकते हैं, जनन छिद्र, जर्म पोर। ठीक है, अब जो जनन छिद्र है, जनन छिद्र से ही पराग नलिका निकलती है। बुक में पीछे क्वेश्चन है कि पराग नलिका कहां से निकलती है? पराग नलिका जनन छिद्र से निकलती है। ठीक है, जो बाह्य चोल है उस पर जो स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है वह असतत रूप से होता है। ठीक है, जैसे यहां तक, अब यहां नहीं है, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां पर कितने जनन छिद्र हो गए? 1 2, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं जनन छिद्रों से पराग नलिका का निर्माण वो निकलती है। ठीक है, जो पराग नलिका है वो इन्हीं जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। अब बात ये आती है कि ये जनन छिद्र कितने होते हैं? यदि हम बात करते हैं यहाँ पर डाइकोट प्लांट्स मतलब द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें तो 3 जनन छिद्र होते हैं, 3 जर्मपोर होते हैं। लेकिन जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, उनमें केवल एक ही जनन छिद्र होता है। ठीक है, एक जनन छिद्र पाया जाता है। तो ये क्या हो गई? परागकण की संरचना हो गई। ठीक है, फिर से देखते हैं हम कि परागकण की संरचना। परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय गोलाकार संरचना होती है जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक व सघन कोश का द्रव्य पाया जाता है। परागकण द्विस्तरीय आवरण वाला होता है, मतलब इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं। पहला एक्जाइन बाह्य व्यक्ति या बाह्य चोल होता है जिस पर स्पोरोपोलेनिन का असतत रूप से जमाव होता है। दूसरा है यहाँ पर इंटाइन। जो इंटाइन है अंत आवरण, यह सेलुलोज प्लस पैक्टिन मतलब सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है, जिसे हम पैक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। लेकिन परागकण की बाह्य व्यक्ति जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है उस स्थान को जनन छिद्र या फिर जर्मपोर कहा जाता है। जनन छिद्र से ही पराग नलिका बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनन छिद्रों की। तो द्विबीजपत्री पादपों में 3 जनन छिद्र जबकि एकबीजपत्री पादपों में 1 जनन छिद्र पाया जाता है। लेकिन यदि हम इसके व्यास की बात करते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए जो परागकण होते हैं उनका व्यास है वह 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है नीट के लिए। व्यास, परागकण का जो व्यास है वह 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। अब इन परागकणों को जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो ये बाह्य संरचना में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों के परागकणों का जो आकार है वह अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना होगा। जैसे ये परागकण का केंद्रक, तो ये कौन हो जाएगा यहाँ पर? एक्जाइन।
ये कौन हो जाएगी यहाँ पर इंटाइन, अभी बताया था, और ये कौन हो जाएगी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कौन हो जाएगा इसका न्यूक्लियस केंद्रक हो जाएगा। ठीक है। नर यौगिकोद्भिद के प्रवर्धन हेतु सर्वप्रथम एक माइटोसिस होता है। क्या होता है? एक समसूत्री विभाजन होता है। जो पराग कण का जो केंद्रक है यह एक माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस करता है, मतलब समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है। जो केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करता है। कितने केंद्रक बनाता है? दो केंद्रक बनाता है, एक बड़ा और एक छोटा। एक तो बनाया इसने बड़ा केंद्रक और एक बनाया इसने छोटा केंद्रक। ठीक है। और जो बड़ा केंद्रक है इसको हम कहते हैं कायिक केंद्रक। क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक। और जो छोटा केंद्रक है इसको हम कहते हैं जनन केंद्रक। अब इन पर भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो अब ये क्या कहलाएंगे? कोशिका कहलाएंगे। ठीक है। तो ये तो कहलाएगी कायिक सेल, और यह क्या कहलाएगी? जनन सेल कहलाएगी। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर इंटाइन हो जाएगी, और ये कौन हो जाएगी? एक्सॉन हो जाएगी। ठीक है। तो एक समसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण का केंद्रक है यह दो केंद्रकों का निर्माण करता है। पहला केंद्रक बड़ा होता है, मतलब आकार में बड़ा होता है, उससे हम कहते हैं कायिक केंद्रक। दूसरा आकार में छोटा होता है, उससे हम कहते हैं जनन केंद्रक। ठीक है। अब इन केंद्रकों पर ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाएगा, तो अब ये क्या कहलाएंगी? सेल। तो ये कायिक सेल और ये जनन सेल। कायिक सेल है ये आकार में कैसी होती है? ये बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। जबकि जनन सेल है ये आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है। अब यहां पर कितनी सेल है? अंदर दो सेल। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? दो कोशिकीय अवस्था। क्या कहेंगे इसको? दो कोशिकीय अवस्था। लेकिन तीन कोशिकीय अवस्था भी होती है, तो वो कैसे आएगी आगे? अब दूसरा माइटोसिस, मतलब दूसरा समसूत्री विभाजन है केवल और केवल जनन कोशिका करती है। कौन सी सेल करती है? ये जो जनन सेल है यह माइटोसिस करती है और दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी। ठीक है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये तो यहाँ पर कौन है? कायिक सेल है। ये कायिक सेल है ये। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दो नर युग्मकों का निर्माण कर जाती है। ठीक है। कौन? जनन सेल। तो ये यहाँ पर कौन हो जाएंगे? दो नर युग्मक। तो यहाँ पर कितनी सेल हो गई? एक कायिक सेल हो गई, दो नर युग्मक हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तीन कोशिकीय अवस्था। ठीक है। यहां पर अब ये कौन हो जाएगी? इंटाइन हो जाएगी। ऊपर क्या बना दो? एक्सॉन बना दो। ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये दो कोशिकीय अवस्था है और ये तीन कोशिकीय अवस्था है। जब परागकण मुक्त होते हैं, जब परागकण परागकोश से निकलते हैं, मतलब परागकोश का जब स्फुटन होता है, ठीक है, तो अधिकांश मतलब 60% से अधिक पादपों के जो परागकण हैं वो दो कोशिकीय अवस्था में झड़ जाते हैं। मतलब केवल कायिक सेल और जनन सेल ही होती है। लेकिन 40% से कम पादप के जो परागकण होते हैं वो इस तीन कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। तीन कोशिकीय मतलब एक बड़ी कायिक सेल हो गई और दो यहां पर कौन हो गए? नर युग्मक हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर कायिक सेल और जनन सेल क्या है। ठीक है। कायिक सेल, वेजिटेटिव सेल। अब जो ये कायिक सेल है ये आकार में बड़ी होती है। कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है और अनियमित केंद्रक युक्त होती है। ठीक है। अनियमित केंद्रक युक्त होती है। इसमें संग्राही खाद्य पदार्थों की मात्रा, संग्राही खाद्य पदार्थों की जो मात्रा है, ठीक है, खाद्य पदार्थ वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये कायिक सेल ही क्या करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है।
परागनलिका का निर्माण करती है, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। जो कायिक सेल जो होती है ये आकार में बड़ी और अनियमित केंद्रक युक्त होती है। इसमें संग्रहित खाद्य पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और यही परागनलिका का निर्माण करती है। निर्माण कौन करती है, कायिक सेल, ठीक है। लेकिन परागनलिका बाहर कहां से निकलती है, जनन छिद्र से, ठीक है। और कुछ समय बाद यह नष्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं जनन सेल। जनन सेल है, ये आकार में छोटी होती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसका जो आकार होता है वो लेंस जैसा होता है। कैसा होता है, लेंस जैसा, ठीक है। दूसरी है जनन सेल। जनन सेल की यदि हम बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में इसका जो आकार है वह लेंस जैसा होता है। उसके बाद यह कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। और अंत में इसका जो आकार होता है वो लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा। और किरमी रूपी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, किरमी रूपी। जनन सेल है, यह प्रारंभिक अवस्था में लेंस के आकार की होती है, ठीक है। जब यह परागकोश की भित्ति से अलग होती है तब यह गोलाकार हो जाती है और अंततः यह लंबी हो जाती है, लंबी होकर किरमी रूपी दिखाती है। अब एक पॉइंट है कि जो इसका लंबा आकार है यह परागनलिका में इसकी गति को सुगम बनाता है या फिर आसान बनाता है, ठीक है। जो ये जनन सेल है, जैसे परागकण जब अंकुरित होगा तो परागनलिका का निर्माण होगा, ठीक है। तो जो परागनलिका, जैसे चलो आगे बताएंगे इसको, ये ध्यान रखना है कि इसका जो लंबा आकार है वह परागनलिका में इसकी गति को सुगम बनाता है, ठीक है। जनन कोश का समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, ठीक है। एक नोट लिखा है उसमें, तो नोट यह है कि जो कायिक सेल है और जनन सेल है, ठीक है, कायिक सेल और जनन सेल इनके डीएनए में, वो इनके केंद्रक में डीएनए की मात्रा तो समान होती है, ठीक है। कायिक कोश का और जनन कोश का के केंद्रकों में डीएनए की मात्रा तो समान होती है, लेकिन कोश का द्रव्य में, जैसे ये इसका कोश का द्रव्य है और ये इसका कोश का द्रव्य, कोश का द्रव्य में आरएनए की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि कायिक कोश का बड़ी है, जब बड़ी है तो इसका कोश का द्रव्य अधिक है, जब कोश का द्रव्य अधिक है तो इसमें आरएनए की मात्रा भी अधिक है। जनन कोश का आकार में छोटी है तो इसका कोश का द्रव्य भी क्या है, कम है। जब कोश का द्रव्य कम है तो उसमें आरएनए की मात्रा भी क्या है, कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कायिक सेल और जनन सेल के केंद्रकों में डीएनए की मात्रा तो समान होती है, लेकिन इनके कोश का द्रव्य में आरएनए की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न क्यों होती है, क्योंकि एक सेल बड़ी है और एक सेल छोटी है। जो सेल बड़ी है तो उसमें क्या है, कोश का द्रव्य अधिक होता है, और जो छोटी है तो उसमें कोश का द्रव्य कम होता है, ठीक है। और कोश का द्रव्य में कौन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। फिर से देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। तो इसके लिए क्या है, जो परागकण का केंद्रक होता है सर्वप्रथम एक समसूत्री विभाजन करता है, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करता है। पहला कायिक केंद्रक होता है, दूसरा जनन केंद्रक होता है। कायिक केंद्रक बड़ा और जनन केंद्रक छोटा होता है, ठीक है। इन केंद्रकों पर भित्ति निर्माण होने के बाद यह कायिक सेल कहलाएगा और यह जनन सेल कहलाएगा, ठीक है। और इस स्थिति को हम कहते हैं दो कोशिकीय अवस्था। और दो कोशिकीय अवस्था में जो परागकण होते हैं, ठीक है, 60% अधिक पादपों के परागकण इसी अवस्था में जड़ जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा माइटोसिस है ये केवल और केवल जनन कोशिका करती है, कायिक सेल नहीं करती है, ठीक है। तो जनन सेल है माइटोसिस के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण कर जाती है। तो अब यहाँ पर एक कायिक सेल दो नर युग्मक, तो ये कितनी कोशिकीय अवस्था हो जाएगी, 3 कोशिकीय अवस्था, ठीक है। तो 3 कोशिकीय अवस्था वाले जो परागकण है वो 40% से कम पादपों में झड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कायिक कोश का क्या है और जनन कोश का क्या है। कायिक कोश का आकार में बड़ी होती है, अनियमित केंद्रक युक्त होती है, इसमें संग्रहित खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, और कायिक सेल ही परागनलिका का निर्माण करती है, ठीक है। और कुछ समय बाद यह नष्ट हो जाती है। अब जनन सेल की बात करते हैं तो जनन सेल है यह लेंस के आकार की होती है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में लेंस के आकार की, उसके बाद गोलाकार
और अंत में यह लंबे आकार की हो जाती है और कृमि रूपी दिखाई देती है। और जनन सेल ही माइटोसिस के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नर युग्मकों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।